Hello, Wangshan lovers. Welcome back to my channel. Welcome back to another part of Way of Couple fan fiction. लास्ट पार्ट में हमने देखा यानली विंग को समझा रही थी कि सेकंड मास्टरलैंड उसे प्यार करते हैं लेकिन वो अपने तरीके से ही उसे प्यार कर सकेंगे। यानली की बातें सुन लेने के बाद विंग बिल्कुल स्पीचलेस था। उसे याद आता है कि जब वो दोनों लाइब्रेरी में थे और ऑलमोस्ट पकड़े ही गए थे, उसे कितना एक्साइटिंग और फन लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी को वो बहुत ही अशेम्ड और एम्बैरेसिंग लग रहा था। विंग को रियलाइज होता है कि उसने कभी वांगजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचा ही नहीं। क्या वो आज तक लंजा को वो सब चीज़ें करने पर मजबूर करते हुए आया है जो लंजा को एम्बैरेसिंग लगती हैं और वो उन्हें नहीं करना चाहता? क्या वो लंजा को वो बनाना चाहता है जो लंजा नहीं बनना चाहता? विंग सोचने लगता है, मैं अपनी सेल्फिशनेस के लिए ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे लिटिल स्टबन ऐसा ही पसंद है। मैं उसे कभी भी कुछ और बनने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। वो जैसा है उसे वैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा। उसके फैमिली रूल्स को, उसके कोल्ड नेचर को, उसके डिज़ायर्स को, और कभी कभी जब वो हम दोनों में दूरियां रखना चाहता है तो उस टाइम की भी मैं रेस्पेक्ट करूँगा। विंग सोचने लगता है, उनकी शादी के शुरुआती दिनों में विंग ने वांगजी के सामने वो भविष्यवाणी वाली बात रखी थी जिससे वांगजी उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना सके। अब उसे ये सब सोचकर एम्बैरेसिंग लग रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था वांगजी सिर्फ इसीलिए उसके साथ इंटीमेट हो क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। स्पेशली वो हफ्ते में 2 बार करने वाला रूल तो उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। वो चाहता था कि लंजा खुद उसके लिए तड़पे, चाहे वांगजी के दिल की गहराइयों में वो डिज़ायर्स कितने भी क्यों ना छुपे हों। पर विंग अब उसके डिज़ायर्स को बाहर आने का इंतज़ार करना चाहता था। इसलिए विंग ने सोचा कि अब वो कुछ समय तक लंजा से दूरियां ही बनाए रखेगा, उसकी आज़ादी उसे देगा। ऐसा सोचकर विंग तुरंत किचन से बाहर निकल जाता है और वो वांगजी को ढूंढने के लिए जाता है। जैसे ही विंग बाहर निकलता है तो वो कुछ जंग मेंबर्स को वहां देखता है जिनमें सबसे आगे जंगचा खड़ा था। उन सबके हाथों में तलवार थी। जंगचा विंग से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ। ये अपनी स्वेबियान को पकड़ो, पास ही के गांव में हमें कुछ ईवल्स को पकड़ने के लिए जाना है। विंग जंगचा से कहने ही वाला था कि वो लंजा को ढूंढ रहा है, तभी वो देखता है कि लोटस पॉन्ड के पास लंजा खड़ा हुआ था और लंजा खुद उसकी तलाश कर रहा था। विंग उसे आवाज़ देता है। वांगजी विंग की तलाश में स्टोन ब्रिज पर चल रहा था। उसकी शैडो पॉन्ड में दिख रही थी और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। विंग तुरंत उसकी तरफ भागते हुए जाता है। सब लोगों की नज़र उन दोनों की तरफ ही थी लेकिन विंग फिर भी वांगजी को किस कर लेता है। वांगजी बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। इससे पहले कि वांगजी कुछ रिएक्ट कर पाता, विंग उसे कहता है, हस्बैंड मैं जा रहा हूँ, पास ही के गांव में कुछ डेमॉन्स को मारने के लिए जाना है। रात के समय डिनर पर मिलते हैं। और विंग वहाँ से चला जाता है। जूनियर ब्रदर्स जो वहीं खड़े थे वो वांगजी से पूछते हैं, मास्टरलैंड क्या आपकी और उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया? कल तक तो आप दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था ना? वांगजी को भी ऐसा ही लग रहा था। उसे लगा था कि उसने वेइंग का दिल फिर से दुखा दिया है, इसीलिए वो वेइंग को ढूंढ रहा था जिससे वो उससे माफी मांग सके। लेकिन वेइंग ने पब्लिकली सबके सामने उसे किस कर लिया, जैसे स्ट्रीट पर किसी छोटी लड़की को मोलेस्ट कर दिया गया हो। वांगजी की हालत बिल्कुल ऐसी ही हो गई थी। वो अपने लिप्स पर वही हाथ फिराता है जहां वेइंग ने किस किया था और वो अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज था। अब सारे जूनियर ब्रदर्स ने वेइंग को घेर लिया था और वो उससे पूछ रहे थे कि उसके और वांगजी के बीच में सब कुछ ठीक कैसे हुआ। वेइंग उनसे कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम्हारा ब्रदर इन लॉ एक ब्यूटी है ना? सारे जूनियर ब्रदर्स कहने लगते हैं, हाँ वो बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल एक इमोर्टल की तरह। वेइंग शो ऑफ करते हुए कहता है, वो नंबर 1 इमोर्टल है ना, और आइसबर्ग से बनी हुई ये ब्यूटी सिर्फ मुझसे प्यार करती है, तुम्हारे एल्डर सीनियर ब्रदर से। वो डेली मेरे पीछे पड़ा रहता है और मुझसे कहता है कि मेरे बिना नहीं जी सकता। वो मुझसे कह रहा था कि वो मुझसे डाइवोर्स नहीं लेना चाहता। उसका फेस देखकर मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए लास्ट में मुझे अग्री करना ही पड़ा। तुम लोगों को नहीं पता कि जब एक ब्यूटी रोज तुम्हें हैरेस करे तो कैसा फील होता है। जूनियर्स मजाक बनाते हुए कहने लगते हैं, सीनियर ब्रदर हमें नहीं लगता कि सेकंड मास्टरलैंड ने ऐसा कुछ भी आपसे कहा होगा। तो विंग कहता है, उसने ना भी कहा हो पर वो दिल में यही सब सोचता है। जेंगछा ये सब देखकर मुंह बना रहा था तो विंग उससे कहता है, मेरा एक हस्बैंड है, एक लवर है, तुम्हारे पास ये सब नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझसे जलन हो रही है ना? जेंगछा उससे कहता है, दूर रहो मुझसे, तुमने पब्लिक में सबके सामने उसे किस किया, तुम कितनी डिस्गस्टिंग हो। इससे अच्छा तो मैंने तुम दोनों को फाइट करते हुए देखा होता, वो सीन ज़्यादा अच्छा था।
वहीं गुस्से कहता है, तुम किसी से शादी करो और तुम भी ये सब करो, लेकिन तुम्हें ये एबिलिटी ही नहीं है, इसीलिए तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। जेंगशाओ उसे किक मारते हुए कहता है, बकवास बंद करो और जल्दी ही वापस अपने घूसू चले जाओ, यहाँ तुम्हारी अब कोई ज़रूरत नहीं। विंग उससे कुछ नहीं कहता, हंसता रहता है और बार बार सारे जूनियर्स से अपने हस्बैंड की तारीफ करता रहता है। जेंगशा उसे देखकर सोच रहा था, अगर प्यार में लोग ऐसे हो जाते हैं तो मैं कभी भी शादी नहीं करने वाला। रात के समय डिनर कर लेने के बाद विंग और वांगजी दोनों हाथों में हाथ दिए पूरे लोटस कोव में घूम रहे थे। दोनों लोटस पॉन्ड के पास आकर वहीं बैठ जाते हैं। विंग अपने बूट्स निकालकर पैरों को पानी में डालते हुए वांगजी से कहता है, लंजा, लास्ट टाइम जो तुमने मेरे लिए सॉन्ग प्ले किया था उसका नाम क्या था? वांगजी उससे कहता है, क्या तुम्हें वो अच्छा लगा था? विंग कहता है, हाँ, वो सॉन्ग बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं उस सॉन्ग का एक फ्लूट वर्जन बनाऊंगा और तुम्हारे साथ प्ले किया करूंगा, लेकिन उस सॉन्ग का नाम क्या है, उसे किसने बनाया है? वांगजी लो वॉइस में उससे कहता है, मैंने वो सॉन्ग लिखा है। विंग शौक से पानी में गिरने ही वाला था कि वांगजी उसे संभालता है। विंग उससे कहता है, लंजा, तुमने सच में वो सॉन्ग लिखा है? क्या तुम्हें पता है जब वो सॉन्ग को मैं सुनता था तो मैं क्या सोचता था? वांगजी उससे कहता है, क्या? विंग कहता है, सॉन्ग सुनते वक्त हमेशा मेरे दिमाग में एक स्टोरी चलती थी जिसमें एक मॉन्क था जो हमेशा कल्टीवेशन किया करता था। एक दिन उसकी नज़र में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की आ गई जो एक ब्रॉथल में थी। वो लड़की इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव थी कि वो मॉन्क उसके प्यार में पागल हो गया, जिस वजह से उसने अपना बैन तोड़ दिया। उसे डर था कि अब उसके मास्टर उसे बहुत डांटेंगे, इसलिए वो वापस कभी भी टेम्पल में नहीं गया और हर रात उस लड़की के साथ मज़े किया करता था। ऐसा कहकर विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वांगजी से कहता है, लंजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था? इसी तरीके की कोई स्टोरी तुमने पढ़ी और उससे रिलेटेड तुमने ऐसा इंडिसेंट सा सॉन्ग बना दिया? वांगजी नीचे देखने लगता है, कुछ नहीं कह पाता। विंग उसके चिन को पकड़ के उसका फेस ऊपर करते हुए कहता है, लंजा, प्लीज़ मुझे बताओ ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ उस ओल्ड मास्टर चिरैन को कुछ नहीं बताऊँगा। तुम मुझे भी थोड़ी स्टोरी बुक्स दोगे ना? वांगजी उसका नॉटी हैंड पकड़ते हुए कहता है, नहीं। विंग कहता है, क्यों? शर्माओ मत लंजा, मेरे पास भी काफ़ी सारी ऐसी स्टोरी बुक्स हैं, मैं भी तुम्हें पढ़ने के लिए दूंगा। हम दोनों मिलकर, तुम अपने जिदर से और मैं अपनी फ्लूट से, हर एक स्टोरी के लिए एक सॉन्ग कंपोज करेंगे। इस तरीके से वो लोग जो रात को बहुत लोनली रहते हैं, चाहे वो नोबल फैमिली के हों या फिर प्रोस्टिट्यूट्स ही क्यों ना हो, हमारे बनाए इन सॉन्ग्स को सुना करेंगे, अपने सेक्स अफेयर्स को इमेजिन किया करेंगे और उन सबकी लोनली नाइट इसी तरह कट जाया करेगी। वांगजी अपने पास से एक हैंकरचीफ निकालता है और विंग के ऊपर जो पानी की बूंदें थीं उन्हें सॉफ्टली साफ करते हुए कहता है, फालतू बातें मत करो। तो विंग उससे कहता है, मैं फालतू बातें नहीं कर रहा लंजा, हमें ऐसा करना चाहिए। चलो अपने सॉन्ग्स का नाम भी रखते हैं, सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं जो तुमने लिखा। इसका क्या नाम है? वांगजी उससे कहता है, वांगशियन। विंग कहता है, वांगशियन, ये काफ़ी एलिगेंट साउंड करता है, क्या इसका कोई स्पेशल मीनिंग है? इसमें जो शियन वर्ड है ये तो मेरे नाम से मिलता जुलता है, और जो वांग वर्ड है वो। लंजा, डोंट टेल मी, तुमने ये हम दोनों के नाम से बनाया है? इसका मतलब तुमने ये मेरे लिए लिखा था? वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। विंग वांगजी के चेस्ट को गले लगाते हुए कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मेरे लिए सॉन्ग लिखा, कितना रोमांटिक है ये। अब मेरी वो इमेजिनरी स्टोरी जिसमें वो मॉन्क और वो लिटिल गर्ल थी, उसमें और भी ज़्यादा इमेजेस ऐड हो गई। अब मुझे पता चला है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं खुद ही था। विंग वांगजी के नेक में हाथ डालते हुए कहता है, लंजा, फ्यूचर में तुम्हें मेरे लिए और भी ज़्यादा सॉन्ग्स लिखने होंगे। वांगजी उससे कहता है, ठीक है। अब विंग वांगजी के फोरहेड को छुपाते हुए और उसके बालों को पीछे करते हुए, जैसे वो इमेजिन करना चाहता हो कि वांगजी बिना बालों के एक मॉन्क के रूप में कैसा लगेगा, ऐसा करते हुए वांगजी से कहता है, लंजा, अगर तुम मॉन्क बन जाओगे तो फिर भी तुम मोस्ट हैंडसम मॉन्क होंगे। ब्रॉथल में मेरे अलावा और भी लड़कियां होंगी जो तुम पर फिदा हो जाएंगी, बल्कि कुछ ओल्ड लोग भी होंगे जो तुम पर फिदा हो जाएंगे। तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि उस ब्रॉथल में सिर्फ तुम मेरे साथ ही समय बिताओगे। वांगजी वियिंग के नॉनसेंस वर्ड्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो उसने वियिंग के माउथ को अपने लिप से ब्लॉक करने का सोचा। दोनों एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय तक किस करते हैं। जब उनका किस एंड होता है तो वांगजी वियिंग को खींचकर अपने रूम में ले जाने लगता है। वियिंग अपनी आंखों को रब करते हुए कहता है, 9 बज चुके हैं ना लंजा, सोने का समय हो गया है। वो वांगजी के चीक्स पर किस करता है और उसे गुड नाइट विश करता है।
जैसे ही वेइंग रूम छोड़कर जाने वाला था, वांगजी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम रात को मेरे साथ नहीं रुकोगे वेइंग? वेइंग मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं लंजा, तुम आज अच्छे से सो जाओ। कल हम गुसू वापस लौट जाएंगे, तुम आराम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वांगजी फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, आज दिन में जो भी कुछ हुआ इस वजह से ऐसा कह रहे हो? वेइंग उससे कहता है, नहीं लंजा, आज बस मेरा मन नहीं है, तुम आराम करो और सो जाओ, हम कल मिलते हैं। थोड़ी ही दूरी पर वही जांग क्लैन जूनियर उसी वाइट कैट के पीछे भाग रहा था। वेइंग उसके पास जाता है। वो जूनियर वेइंग से कहता है, सीनियर ब्रदर, क्या आप और मास्टरलैंड में फिर से लड़ाई हुई है क्या? वेइंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जूनियर कहता है, सीनियर ब्रदर, आप मुझे सच सच बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टरलैंड उस चीज़ के केपेबल ना हो? वेइंग कंफ्यूज्ड होते हुए पूछता है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? तो वो जूनियर कहता है, वही जो एरोटिक पिक्चर्स में होता है। वेइंग गुस्से में उससे कहता है, नॉनसेंस बातें मत करो, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ बहुत ज़्यादा केपेबल हैं। तो वो जूनियर कहता है, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं आप केपेबल ना हो? वेइंग अब उसे स्लैप करते हुए कहता है, मैं उससे भी ज़्यादा केपेबल हूँ। तो वो जूनियर कहता है, फिर आप उनके रूम से बाहर क्यों आ गए? वेइंग कहता है, क्योंकि मैं थोड़ा सेल्फ कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहता हूँ। जैसा कि सीनियर सिस्टर ने मुझे समझाया था कि मैं हर वक्त लंजा के साथ पागलपन नहीं कर सकता। वैसे तो वेइंग वांगजी के साथ क्लाउड रेसेस वापस आ गया था, लेकिन वांगजी ने नोटिस किया कि वेइंग की वो फ्री सोल वही लोटस कोव में ही रह गई थी। क्लास अटेंड करते वक्त ना ही तो अब वो जूनियर से बातें करता था और ना ही लंजा को परेशान करता था, बल्कि पूरा ध्यान देकर क्लास को अच्छे से सुना करता था। चाहे बैठे बैठे उसकी कमर ही क्यों ना टूट जाए, पर फिर भी वो बहुत हार्ड स्टडी किया करता था और सारे क्वेश्चंस के जवाब दिया करता था। टीचर्स भी अब उसकी तारीफ करने लगे थे। खुद लैन चिरैन भी बहुत शॉक्ड रह गया था। लैन चिरैन भी ढूंढने पर भी अब कोई गलती वेइंग में नहीं निकाल पा रहा था। काफ़ी दिनों तक ऑब्जर्व करने के बाद लैन चिरैन ने देखा कि वेइंग में सच में बहुत बदलाव आए हैं। अब उसने मजाक करना छोड़ दिया है और अब वो शांत ही रहता है। हालांकि छोटी मोटी गलतियां अभी भी वो करता है, लेकिन जब से वो युनमक से वापस आया है उसे एक भी बार पनिशमेंट नहीं मिली थी और यही उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लान चरैन को लग रहा था कि लान वांगजी ने फाइनली अपनी वाइफ को मैनेज करना सीख लिया है कि उसे किस तरह क्लैन में रहना चाहिए। क्लैन में सब लोग ही वेइंग के इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन लान वांगजी खुद बिल्कुल भी खुश नहीं था। युनमक से वापस लौटने के बाद वो दोनों बिल्कुल नज़दीक नहीं आए थे। वेइंग अब पहले की तरह उसे नहीं चाहता था। एक रात वांगजी अपने थिन अंडरवेयर में काउच पर बैठा हुआ था, वेइंग के इंतज़ार में। वेइंग, जो कि अभी भी अपनी स्टडी में लगा हुआ था, वो अपना होमवर्क फिनिश करके जल्दी ही वांगजी के पास आकर उसके सॉफ्ट लिप्स पर किस करता है और तुरंत उसे गुड नाइट विश कर देता है। वेइंग तुरंत ही बेड पर सो गया था और यॉर्निंग करने लगा था। वांगजी बहुत समय तक सोचने लगा कि क्या उसने कुछ गलती कर दी है। अगली रात वांगजी अपने कपड़ों को खोलकर बेड के बिल्कुल सेंटर में लेट गया था। उसके फेस पर साफ दिख रहा था जैसे वो वेइंग से कहना चाहता हो, वेइंग, आज रात को मैं तुम्हें चाहता हूँ। वेइंग जब वांगजी को देखता है तो उसे लगता है कि वांगजी कुछ आज अजीब बिहेव कर रहा है। वो उसे देखकर कहता है, लंजा, तुमने अपनी बेल्ट क्यों नहीं बांधी है? मैं बांध देता हूँ। वेइंग तुरंत वांगजी के कपड़ों को ठीक करता है, उसकी बेल्ट बांधता है और पास में फिर से सो जाता है। वांगजी को अब लगने लगा था कि कुछ तो गलत है। वो बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहा था वेइंग से ये कहने में कि वो उसे चाहता है। इसलिए उसने वेइंग को कुछ इशारे देने की कोशिश की। उसने पीछे से वेइंग को टाइटली हग कर लिया, उसके बालों को हटाकर नेक पर किस करने लगा और अपने पैरों से वेइंग के थाइस को टच करने लगा। वेइंग वांगजी के इन स्मॉल मूवमेंट्स को नोटिस करता है और फाइनली उसकी तरफ मुड़कर देखता है। वांगजी को अब थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वेइंग उससे कहता है, लंजा, अगर तुम एक रैबिट की तरह मेरे आगे पीछे ऐसे ही टच करते रहोगे तो मैं कैसे सो पाऊंगा? अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो कुछ और ढूंढो और उसके साथ खेलो। मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो। वांगजी को वेइंग से अलग होना पड़ता है और पूरी रात अकेले ही सोना पड़ता है। वांगजी सोच रहा था कि वेइंग को युनमक से आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और वो बहुत टायर्ड होगा, इसीलिए वो आज रात उसके साथ नहीं खेलना चाहता होगा। लेकिन उस दिन से सिचुएशन बेटर होने की बजाय और ज़्यादा बुरी होती गई थी। उस समय में जब वो युनमक गए हुए थे,
उन दोनों का काफ़ी सारा क्लास वर्क पेंडिंग था जो उन्हें वापस आकर कंप्लीट करना था। वेइंग ने पहली बार होमवर्क को लेकर कंप्लेन नहीं की, बल्कि अपनी पूरी मेहनत लगाकर उस होमवर्क को कंप्लीट करने में लगा रहा। जब भी उसे फ्री टाइम मिलता, वो अपनी बुक लेकर वर्क करने के लिए बैठ जाता। रात के समय वांगजी के शावर लेने से पहले वेइंग होमवर्क कर रहा था। वांगजी शावर लेकर आ भी गया, लेकिन अभी भी वेइंग होमवर्क ही कर रहा था। अब रात को सोने का समय था, लेकिन वेइंग अभी भी कैंडल लाइट जलाकर अपना होमवर्क कर रहा था। कभी कभी तो ऐसा होता कि वेइंग बुक पर ही सर रखकर वहीं सो जाता। जब वांगजी ये नोटिस करता, उसे गोद में उठाकर बेड पर लेकर आता। वांगजी सारी लाइट्स ऑफ करता, लेकिन तब तक वेइंग बेड पर सो जाता। वेइंग अपना पूरा ध्यान स्कूल वर्क में लगा तो ज़रूर रहा था, पर फिर भी उसकी स्टडी में ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं थी। वांगजी देखता कभी कभी तो वेइंग होमवर्क करते करते डे ड्रीमिंग करने लगता, तो कभी कभी वो बोर होने लगता। ये सब देखकर वांगजी को लगता, क्या वेइंग जानबूझकर ऐसा कर रहा है जिससे वो कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सके। उस हार्ड वर्क का ये रिजल्ट निकलता कि जब भी वेइंग वर्क करके बेड पर आता, वो उस मेहनती किसान की तरह सो जाया करता जिसने पूरे दिन खेत में हल चलाया हो। वांगजी जब भी उसे हक करने की कोशिश करता, वो इतनी गहरी नींद में होता था कि वांगजी के किसी भी मूवमेंट का कोई रिएक्शन नहीं दे पाता। बेचारे वांगजी को समझ ही नहीं आता था कि वो आगे शुरुआत कैसे करे। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी ही शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।